गुड, आज का सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को क्वेश्चन? I don't have much knowledge, but I know that you have to go to the village जहाँ पे वो ग्राम पंचायत वाले, उनका एक लोकल ऑफिस रहता है। जैसे टोल बड़ा वाला रहता है और छोटा टोल रहता है, वैसा गांव में रहता है। हाँ, उनके ऑफिस में वो रिकॉर्ड्स रहते हैं, क्योंकि वो सबको जानते भी है, तो इंडिविजुअली रहेगा वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, त्यांचं जमीन असं हो, त्यांचं नाही, ऑथेंटिसिटी अजून त्याला पाहिजे, ते पाहिजे। उसमें लाइक मेंशन किया होता है लाइक लैंड कितना है, लाइक कितना एकर्स है। उसमें लाइक ये भी मेंशन होता है कि कितना उसमें हम लाइक बोलते हैं ना खेती कर सकते हैं, और कितना खेती लाइक इस पार्ट में नहीं कर सकते, पोर्ट खराबा एंड ऑल वगैरह। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि किसके नाम पे वो है, और अपन अगर वो लैंड हम किसी और को सेल कर रहे हैं तो उसके आगे एक नंबर भी लिखा होता है, लाइक सर्वे नंबर आई गेस उसे बोलते हैं। और जब वो तब तक नहीं दिखता है जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो तब तक वो रेड कलर का दिखता है। और जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो अपने को फिर बाद में लिख के, नीचे एक लाइन होती है उसमें लिख के आते कि आपका ये ट्रान्सफ़र हो चुका है, एक नंबर के इसमें आता है। 7/12 हा कोणाच्या नावाने मिळतो, म्हणजे सरकारी त्याचं मेन्शनवर असतं महाराष्ट्र शासन म्हणून। दुसरी गोष्ट, त्या गावाचं नाव, जिल्हा आणि कुठला गाव, तालुका आणि डिस्ट्रिक्ट। त्याच्यानंतर त्याखाली त्याचा EPN नंबर असतो त्या 7/12चा। त्याच्यानंतर खाली त्याचं क्षेत्र, नंतर कोणाच्या नावाने आहे, त्याच्या नावावर किती जागा आहे, नंतर त्याच्यामध्ये त्या जागेच्या नावावर आधी कुठल्या बँकेत कर्ज आहे का नाही आहे ते तिथं नोंद असते। त्याच्यानंतर ती जमीन कुठली, गट क्रमांक 1, 2, 3 असे त्याचे क्रमांक असतात, त्यानुसार त्याचं ठरलं जातं। त्यानंतर खाली हा आपण 7/12 जो काढतो तो डिजिटल साईनचा असतो। पहिलं कसं होतं, शिक्का पहिलं तलाठ्याकडे जायचं, मग तो काढून देणार, त्यावर शिक्का मार। आता ते तसं नाही, ते राईट ग्रीन जर राईट क्लिक असेल तर तो ग्राह्य धरला जातो। दुसरी गोष्ट की त्याच्यावर पूर्वी कसं होतं की आता 7/12 खूप वेगळा होता, तो तलाठी लिखित होता, पण आता डिजिटल असल्यामुळे तो आपल्याला पटकन कळलं जातं की हा खरा आहे का खोटा आहे। 7/12 बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज महाराष्ट्र में ये इट्स इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ इन महाराष्ट्र। दिस इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड। इट इज़ अ डिटेल्ड knowledge of the land, where it is located. They do a specific survey which will help you to locate land, what is the survey number, who is the owner, history of ownership, if there is any loan on that land, what kind of land it is, in terms of square feet, how much of the land you can use for cultivation, how much you can use for non-cultivation, even the kind of crops, some places, kind of crops that you can grow, harvesting, grain harvesting or what kind of harvesting, any tax related rebates have been given, any benefits have been given by the government, all those one details that it is useful for the owner of the land also, and if somebody is buying it, on the website also entire details are there, it is captured. So from start to end all details are there of this. So that is the purpose of this 7/12 जिसे कहते हैं आहे। त्या गावामध्ये आपली जमीन एक्झॅक्ट कुठे आहे याचं लोकेशन 7/12 आपल्याला डिटेक्ट करत असतो। त्या जागेवरचं क्षेत्रफळ किती आहे आणि 21 वेगवेगळ्या प्रकारचं एक शासनाचे जे वेगवेगळे जे 7/12च्या संबंधित आहेत ते 7 आणि 12 असे करून ते त्याच्यामध्ये समाविष्ट केलेले असतात। 1966च्या जमीन कायद्यानुसार हा 7/12 आता अमेंड झालेला आहे। नंतर त्याच्यामध्ये विविध प्रकारच्या ज्याचे मालकी हक्क, कुळ आहे किंवा त्या शासकीय जमीन आहे का, किंवा त्याच्यावर काय लँडवर काही डिस्प्यूट आहे का, किंवा त्याचा कोणाचा कब्जा आहे का, हे त्या 7/12 नमूद केलेलं असतं। 7/12 म्हणजे पूर्ण डिस्क्रिप्शन जमिनीचं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्व माहिती मिळते। अशा प्रकारे 7/12 हा तो राहतो ना, तो
तो 8च्या ह्याच्यानुसार तो तिथे टाकलेला असतो. म्हणजे मालकी हक्क कसा ट्रान्सफर झाला आहे त्या जमिनीचा. पण एखाद्या शेतकऱ्याला जागा विकायची असते आणि ज्याला खरेदी करायची असते, असा ग्राहक आणि विक्रेता दोघे एकत्र येतात आणि आता ती जागा आहे, तर जागा तो 7-12 बघितला जातो. पहिल्यांदा ज्याला विकत घ्यायचा आहे तो 7-12 बघतो. 7-12 घेतल्यानंतर त्याचा सर्च रिपोर्ट काढतो आणि जे क्षेत्र आहे त्याची जे काही त्यांची किंमत ठरते त्या किमतीप्रमाणे त्यांचं ॲग्रीमेंट टू सेल होतो. सुरुवातीला ॲग्रीमेंट टू सेल होतो. हा पहिली स्टेज झाली. पेपर नोटीस दिली जाते 14 दिवसाची. जर त्याच्यामध्ये 15 दिवसाची साधारण त्याच्यामध्ये कोणाचं ऑब्जेक्शन असेल का असेल त्याप्रमाणे ऐकला जातो. आता 7-12 जे ओनरची नावं आहेत त्या सर्वांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून नोटरी म्हणा, ॲग्रीमेंट म्हणा किंवा सेल डीड म्हणा, यासाठी त्या सर्वांना प्रत्यक्ष यायला लागतं रजिस्टर ऑफिसला किंवा संबंधित ठिकाणी जावं लागतं. जी रक्कम आहे, आता होतं कसं की आता मी ती खरेदी केली, मी पूर्ण रक्कमसुद्धा दिली, त्यानंतर मी तहसीलकडे जातो आणि एक ॲप्लिकेशन करतो तहसीलला की मी अमुक म्हणजे ज्या तहसीलच्या क्षेत्रातील ते गाव आहे किंवा ती शेती आहे त्या तहसीलकडे जाऊन मी ते ॲप्लिकेशन करतो आणि हे 7-12 माझं नाव यावा आणि हे सर्व मी प्रोसेस पूर्ण केलेले आहे. तहसीलदार त्याची योग्य चौकशी करून त्या तलाठ्याकडे ते सर्व प्रोसेस पाठवतो. तलाठी माझ्या नावाने म्हणजे जो खरेदी करतो त्याच्या नावाने एक नोटीस काढतो आणि त्या नोटीसच्या वेळी माझा जाऊन तिथं जबाब घेतला जातो. त्याचवेळी शेतकऱ्यालासुद्धा बोलवला जातो आणि दिलेली रक्कम ही बरोबर आहे की नाही किंवा कोणाबद्दल एकामेकांबद्दल त्याच्यामध्ये काय जर वादविवाद आहेत का याची सगळी शहानिशा होते आणि ते झाल्यानंतर तलाठी त्याच्यावरती मंडल अधिकारी असतो, तलाठीच्या वरचा मंडल अधिकाऱ्याकडून अंमल घातला जातो की अशा रिपोर्ट दिला जातो की अशा पद्धतीची यांनी जी खरेदी केलेली जागा आहे. आणि मध्यंतरी एक विषय असा असतो की ती जागेची सर्वे केली जातो, मोजणी केली जाते. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे ॲप्लिकेशन देऊन त्याच्या चतुर्सीमेदार जे लोक असतात त्यांना नोटिसा काढून प्रत्यक्ष बोलून सिटी सर्वे केला जातो. मोजणी तहसीलदाराकडून आधी तहसीलदाराकडे जातो. आपण जे खरेदी केली आपण खरेदी केल्यानंतर आपण तहसीलदारकडे अर्ज करतो. इथे बनवण्यात येतो. नाही सर, कसं आहे म्हणजे मी पाहिलेली गोष्ट सांगतो. ॲक्च्युली दोन्ही गोष्टी प्रॉपर असू शकतात. पण तहसीलदार काय करतो, रिमार्क करून ते संबंधित जो तलाठी आहे त्याच्याकडेच पाठवतो. ते दप्तर सर्व पाठवतो. म्हणजे सर्कल मंडल अधिकारी रिपोर्ट. कोई भी लैंड का ओनरशिपसाठी सर्वात पहिले खरेदी खत असणं जरुरी आहे. रजिस्टर खरेदी खत असलेलं पाहिजे. मीन्स खरेदी खत म्हणजे ॲग्रीमेंट ओके ठीक है. सबसे पहले तो रजिस्टर एग्रीमेंट होना चाहिए. रजिस्टर एग्रीमेंट मीन्स सेलर एंड बायर दोनों ने जाके रजिस्ट्रार के सामने लीगल फॉर्मेट में एग्रीमेंट करना चाहिए विथ पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी. ओके, उसका इंडेक्स बनता है. तो बाद में इंडेक्स विथ विटनेस और 2 विटनेस. दिस एग्रीमेंट विल बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ द 2 विटनेस. ओके, तो ये एग्रीमेंट रजिस्टर एग्रीमेंट का कॉपी मिलने के बाद रजिस्टर एग्रीमेंट का कॉपी, इंडेक्स का कॉपी एंड एक फॉर्म रहता है जो सेलर साइन करके देता है 7-12 ट्रांसफ़र के लिए. तो उसका कॉपी ये सब तलाठी को सबमिट किया जाता है एप्लीकेशन के साथ में कि ये हमने ज़मीन ख़रीदा है, ये एग्रीमेंट है और सेलर का एक फॉर्म पे साइन किया हुआ है कि 7-12 ट्रांसफ़र के लिए. रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो प्रोसेस चार्जेस है और स्टैम्प ड्यूटी जो है गवर्नमेंट का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई भी प्रॉपर्टी के सेल के ऊपर जो ड्यूटी लगाया हुआ है वो ड्यूटी चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज द प्रोसेस चार्जेस रजिस्ट्रेशन का. Inheritance Act. Suppose a person, the original owner, is missing for 7 years without any communication to his wife, his family, or to his legal inheritor. He can be assumed that he is dead. So automatically, as per the Hindu Inheritance Act, the ownership will get transferred. So that answers your question in case the original owner is not being found.
So you have to see, you have to wait for it for 7 years, right? आपका कहना है उनके सवाल समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप सर का कहना है कि अगर 7 ईयर तक कोई भी अगर मिसिंग होता है तो उस बेस पे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, ऐसा कहना है। लेकिन ये रूल जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी का ये किसने अप्लीकेबल है, किसी को डिवोर्स करना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, तो ये लॉ है कि कोई भी अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर उसका हस्बैंड या वाइफ अगर 7 साल तक मिसिंग है तो हम कोर्ट पे अप्लीकेशन दे सकते हैं कि 7 साल से आगे कर सकते हैं। 7/12 एक आईना होता है जगह का, कि उसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो जगह कितनी है, उसका एरिया लिखा होता है। दूसरे उसके मालकी हक किसके किसके पास है, उनका पूरा नाम आ जाता है। अगर वो जगह पे किसका अधिकार है, वो जगह कौन से वर्ग में आती है, क्लास में आती है, 1 में आती है, 2 में आती है, या फिर उसमें और कोई लिटिगेशन है, अधिकार है, वो सब 30 कॉलम में आ जाता है। मेरा सवाल है क्या आपने 7 लगाया है, ये 7 वाला है, 7 उसके बीच में क्रिटिकल भी हो सकता है? नहीं, मेरा सवाल हमारे पास 7 वाला है। हाँ अब हम उस जमीन को परचेज करें, बिल्कुल वो 7 वाला केस हम क्रिटिकल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल तराटी भी होगी, सॉल्यूशन कुछ पूछना नहीं। 7 वाला क्लियर है कर दो खरीद। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल है कि ये 7 वाला का जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इनफ डॉक्यूमेंट है या हमको और भी तहकीकात करनी चाहिए? मेरा ये सवाल है। नहीं, और तहकीकात करनी चाहिए। अगर हमें परचेस करना है तो हमें एक तो उसका सर्वे रिपोर्ट निकालना है जगह का, हाँ सर्वे रिपोर्ट निकालना है, जोन सर्टिफिकेट निकालना है। उसके बाद में हमें जगह के लिए 15 दिन का नोटिस देना है। अगर उस जगह पे अगर किसी ने दूसरे ने डॉक्यूमेंट किया हो, या वचन चिट्ठी हो, या फिर उसका 7/12 पे सेल एग्रीमेंट किया हो, ऐसा अगर कुछ किया है तो उस पर वो आके वहाँ पे मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसको बोनाफाइड सर्टिफाई करना चाहिए, उसको वो करना पड़ता है। उसके बाद में ही हम लोग उसको परचेस कर सकते हैं। सर पहले तो मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत से आपको धारा रिसीट लेना होता है, जो ज़मीन का आप भरते हो ना समथिंग टैग, या और उनसे एनओसी भी लेना होता है ग्राम पंचायत से। फिर 7/12 लगेगा, देन फेरफार रहता है, गटबुक रहता है, देन वी हैव सर्च रिपोर्ट, देन सम फॉर्म 8A रहता है दैट ग्राम पंचायत गिव्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट फॉर्म 8A रहता है। तो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स, और तो कुछ नहीं सर। मेरा सवाल है कि जो गटबुक है वो ऑनरशिप प्रूफ नहीं है, गटबुक ऑनरशिप प्रूफ नहीं है, तो लैंड एरिया बताता है। हाँ लैंड एरिया होता है, ये गट नंबर है। हाँ, जो फेरफार में मेंशन रहता है वो वाला एरिया जो इस पे आएगा 7/12 और फेरफार का एरिया सेम। गटबुक तलाटी 7/12 it is the record of land with available with Tahsildar, but based on 7/12 we have to go back to Fairfar. On what basis the name is, sometimes fakely name may be entered in the 7/12. So what is the basis for entering the name into the 7/12 record? For that there is a Fairfar. So in Talati prepares when there after any registration or any transfer of ownership, based upon that transfer deed, Talati first prepares a Fairfar, a document which is Fairfar, and based on the Fairfar the name is entered in the 7/12. So we have to see the Fairfar, and then in the Fairfar it is mentioned based on which registration number this Fairfar is prepared. So you can from the registration office you can search the index 2, or you can get the certified copy of that registry. And रजिस्ट्री ट्रांसफर इंडेक्स 2 ट्रांसफर है वो इसमें फेरफार 7/12 से फेरफार पे गए बैक, तो फेरफार में लिखा है कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्री के बेसिस पे मैंने ये फेरफार बनाया, तो उसमें रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट नंबर सो एंड सो, ईयर सो एंड सो, दैट इज मेंशन्ड. Once you get that document number, you can get a certified copy of that document from registration office, and now you know how that land is in his ownership. And one more requirement is here, there is one more requirement. If it is a land of joint family property, land belongs to a joint family property, it is the duty of the seller to find that the karta of the joint family property is selling that land for the necessity of the family only, for a daughter's marriage or for certain illness. If there is no necessity, legal necessity, then that is ये सर्च रिपोर्ट हमको कितने साल का रहना चाहिए? 30 years, they say 30 years search report. टाइटल रिकॉर्ड एडवोकेट भी बनाते हैं। टाइटल रिकॉर्ड में उसमें कुछ डिस्प्यूट है, उसमें वही तो टाइटल
टाइटल रिपोर्ट बनाते कैसे वो आई डोंट नो, लेकिन उसमें टाइटल रिपोर्ट में मेंशन ये रहता है कि इसमें कोई मेरा सवाल पहले बताओ कि टाइटल बनेगा किस ग्राउंड पे बनेगा? टाइटल इस ग्राउंड पे बनेगा कि उसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट है या नहीं है, इसके ऊपर कुछ तो लिखोगे ना, कुछ तो चेक करोगे ना कि बॉस ये टाइटल क्लियर है, कैसे लिखोगे टाइटल क्लियर, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? सॉरी और नहीं पता।